हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सफेद सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो सफेद धागे का प्रयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को चिकनकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिकनकारी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है, तो पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है तो बीज। बीज यह पादप के कायिक अंगों में नहीं आता, यह प्रजनन अंग में आता है। प्रजनन अंग में आता है। प्रजनन अंग में क्या क्या आते हैं? तो प्रजनन अंग में फल, फूल और बीज। फल, फूल और बीज यह प्रजनन अंग में आते हैं। बाकी जड़, तना, पत्तियां यह तीनों कायिक अंगों में शामिल हैं। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? तो किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। और यही लॉर्ड लिनलिथगो यह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लिनलिथगो था। कौन था? लिनलिथगो। आगे चलें। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला यह स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलें। पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह है। तो देखिए, टाइलिन का संबंध लार ग्रंथियों से है, बिल्कुल सही है। पेप्सिन का संबंध अमाशय से है, बिल्कुल सही है। माल्टेज का संबंध बड़ी आंत से है, बिल्कुल सही है। लेकिन ट्रिप्सिनोजेन का संबंध पित्ताशय से नहीं है, इसका संबंध अग्नाशय से है। किससे? अग्नाशय से। ठीक है, यह ट्रिप्सिनोजेन या अग्नाशय से स्रावित होता है। बाकी तीनों सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी रिट है जो केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है? तो ये परमादेश। कौन सी? परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ठीक है, आगे चलें। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। किसके पास? भारत सरकार के पास है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो देखिए, प्रत्यक्ष कर वो होता है जो करदाता से सीधे संबंधित होता है। प्रत्यक्ष कर यह करदाता से सीधे संबंधित होता है। जैसे आयकर, संपदा कर, कारपोरेट कर, कारपोरेट कर, पूंजीगत कर, ये सब डायरेक्ट कर होते हैं। ठीक है, तो ये संपदा कर क्या है? ये डायरेक्ट कर है। ठीक है, संपदा कर, आय कर, पूंजीगत कर और संपदा कर, कारपोरेट कर। ठीक है, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे चुंगी कर, बिक्री कर, जीएसटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये डायरेक्ट टैक्स है। आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो कर लेते हैं। स्टेथोस्कोप यह रक्त की ध्वनि सुनने के लिए आता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में? 4। स्फिग्नोमैग्नोमीटर
यह रक्तचाप मापने के लिए होता है, सॉरी, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप यह हृदय की ध्वनि सुनने के लिए काम आता है, तो ये 3 हो गया। स्पिग्नोमैनोमीटर यह रक्तचाप मापने के काम आता है, 4 हो गया। कैरेटमीटर यह सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए काम आता है, तो 3, 4, 2। और लक्स मीटर क्या होता है, यह प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे चलें। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो भारत में बॉक्साइट के निक्षेप यह अमरकंटक पठार में भी पाया जाता है और मैकाल की पहाड़ियों में भी पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ए और सी दोनों जगह पे यह बॉक्साइट का निक्षेप पाया जाता है। आगे चलें। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। और इसके अध्यक्ष, पदासीन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है। और इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो इसके सदस्य कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। नीति आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। नीति आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के सीएम भी इसके सदस्य होते हैं। और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। भारत में अधिकांश बेरोजगारी कैसी है? तो भारत में अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी है। कौन सी बेरोजगारी है? संरचनात्मक। ठीक है, आगे चलें। जिन तत्वों के परमाणु में दो प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क किसको कहा जाता था? तो ये स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। किसको? निष्क या निशाका। निष्क या निशाका यह स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। ठीक है, आगे चलें। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। कहां? गुजरात में। ठीक है, और इससे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ये 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे चलें। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजीकरण। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो यह बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। किसको?
बाल गंगाधर तिलक को। और इनको मांडले जेल जो कि कहां पड़ता है, वर्मा में, मांडले जेल वर्मा में इनको कैद करके रखा गया था। ठीक है, और इसी मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक की रचना की, गीता रहस्य पुस्तक की रचना की इसी मांडले जेल में। और इसी मांडले जेल में आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, आर्कटिक होम ऑफ, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास की रचना की। ठीक है, इन्होंने मांडले जेल में 2 पुस्तकों की रचना की। कौन कौन सी? एक गीता रहस्य की रचना की और दूसरी पुस्तक है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। इसकी रचना की किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और यही बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत करते हैं और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अनुच्छेद 14 यह विधि के समक्ष समानता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, बिल्कुल सही है। लेकिन अनुच्छेद 17 यह उपाधियों का अंत नहीं है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। किससे? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 यह उपाधियों के अंत और सैन्य उपाधियों की अनुमति से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 18। ठीक है, उपाधियों के अंत और सैन्य उपाधियों की अनुमति से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 कौन से है? अस्पृश्यता के अंत से। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह यह मुंबई है। कौन सा? मुंबई। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, आगे चलें। मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि की? तो देखिए, मैंगलोर की संधि सन 1784 में हुई थी। ठीक है, और ये मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से लेके 1784 तक चला था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसको समाप्त करने के लिए 1784 में मैंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हुई थी। हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 में। ठीक है, और उस समय गवर्नर जनरल, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। और इस समय गवर्नर कौन था मद्रास का? तो ये मैकार्टने था। कौन था? लॉर्ड मैकार्टने। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी पहली शाखा स्थापित की थी? तो कौन से बैंक ने चीन में सबसे पहले पहली शाखा स्थापित की थी? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक ने 2006 में चीन के संघाई शहर में, चीन के संघाई शहर में अपनी पहली शाखा खोली थी। कब? 2006 में। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित दरों में से कौन सा, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो सतलुज नदी घाटी में कौन सा दर्रा स्थित है? तो देखिए, जेलेपला दर्रा, यह सिक्किम में पड़ता है और सिक्किम में सतलुज नदी जाती नहीं है।
नाथुला दर्रा ये भी सिक्किम में पड़ता है, ये भी सिक्किम में सतलज नदी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सिपकिला दर्रा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिपकिला दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और इसी सिपकल्ले सतलज नदी घाटी में स्थित है यही सिपकिला दर्रा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। बेरोजगारी, एक मिनट, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो कामरूप यह असम का पुराना नाम है। किसका? असम का पुराना नाम है। तो कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो यह शंकर देव ने बनाया था। किसने? शंकर देव ने। ठीक है, आगे चलें। बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्यों? क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ जाती है। गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए गरीबी बढ़ जाती है। आगे चलें। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सारनाथ में स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत यह उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, अनुच्छेद 54 यह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 54। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी यह माउंट सैडल है। कौन सी? माउंट सैडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। ठीक है, और यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहां? उत्तरी अंडमान में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक या माउंट सैडल। इसकी ऊंचाई 732 मीटर है और यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। आगे चलें। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है वो कौन है? तो ये महापद्म नंद। कौन? महापद्म नंद। यह नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसे सर्व छत्रांतक की उपाधि भी धारण की थी। पुराणों में इसे अपरो परशुराम और सर्व छत्रांतक की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी यह लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। किसके मध्य? लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। ठीक है, आगे। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो इन राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति बीवी गिरी, इनका कार्यकाल 1969 से लेके 1974 तक था। यह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, और जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए